रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर वाराणसी से है, जहां कांग्रेस नेता अलका लांबा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि नेशनल हेराल्ड अंग्रेजों से लड़ाई कर रहा था, तब आरएसएस अंग्रेजों की मुखबिरी कर रही थी। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में था और इसी का उर्दू संस्करण कौमी आवाज निकाला गया और हिंदी में नवजीवन निकाला गया। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड में भाजपा में दम हो तो साबित करके दिखाओ। काशी से पीएम को चुनौती दे रहे हैं। अब भाजपा जजों को डराने धमकाने का काम कर रही है। वहीं आगे क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता अलका लांबा ने, सुनिए। काशी की पवित्र धरती पर हूँ, भगवान शिव और मां गंगा को प्रणाम करते हुए अपनी बात को रखूंगी। हमारे बीच में मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी का, जिन्होंने आज एक खास प्रेस वार्ता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कहने पर आयोजित की। उसमें वो उपस्थित भी हुए हैं। अजय राय जी की सच्चाई ये है कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में अजय राय जी ने वाराणसी के लोगों की लड़ाई को लड़ा और निरंतर अपना जो वोट प्रतिशत जो है वो लगातार बढ़ाते रहे और जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा देश के प्रधानमंत्री जी का लगातार वोट प्रतिशत और लोकप्रियता को इन चुनावों में हमने तेजी से गिरते हुए देखा है। आज उसी संसदीय क्षेत्र में जहां से देश के प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं, वहीं पर बैठकर आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तय किया कि हम संविधान बचाओ देश बचाओ एक अभियान की आज देश भर में शुरुआत कर रहे हैं। देश के 60 शहर, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगभग 60 जगह आज इस तरह की प्रेस वार्ता कर रही है। संविधान बचाओ देश बचाओ। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में और संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है। जिस देश का लोकतंत्र खतरे में हो, संविधान खतरे में हो, संवैधानिक जो है संस्थाएं खतरे में हो, वो देश सुरक्षित नहीं हो सकता। और इसकी लड़ाई जो लड़ रहा है उसका नाम है श्री राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हैं। संविधान की प्रति उनके हाथ में अगर आप देख रहे होंगे मजबूती से संविधान में उसमें मिले हक अधिकारों की लड़ाई तो वो अकेले लड़ रहे हैं इस देश में। इसीलिए आज वो भाजपा के निशाने पर है। अभी हम लोगों ने गुजरात के अहमदाबाद में एक सफल जो है कांग्रेस का एक ऐतिहासिक जो है हमने अधिवेशन किया। उसमें बहुत से फैसले लिए गए, आगे का रोड मैप तैयार किया गया और श्री राहुल गांधी जी ने तय किया कि गुजरात जाकर, अहमदाबाद जाकर, वहां जाकर सीधे इन्हें चुनौती देंगे और इन्हें बेनकाब करेंगे। बस उसी से बौखलाकर भाजपा ने अपने इन संवैधानिक संस्थाओं जिसमें ईडी, जिसको हम आपराधिक वसूली मशीन कह रहे हैं, इलेक्शन ईडी मतलब इलेक्शन डिपार्टमेंट, ईडी मतलब एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट, वसूली केंद्र बन चुका है। आपके सामने ये पोस्टर हमने आज जारी किया है। कौन है ये चेहरे? क्या मामले थे उनके ऊपर? अजीत पवार के ऊपर सिंचाई घोटाला था, मामला ईडी की रेड, छापे 30,000 करोड़। कहां है अजीत पवार जी? भाजपा में है, महाराष्ट्र के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। मामले का क्या हुआ? मामले खत्म कर दिए गए, बरी कर दिए गए। हेमंत बिस्व शर्मा पर शरद घोटाले का, चांदा घोटाला चिटफंड का आरोप लगे, रेड हुई, ईडी ने मामले दर्ज किए, लेकिन क्या हुआ? भाजपा में चले गए, असम के मुख्यमंत्री बन के। मामले का क्या हुआ? खत्म, मामले खत्म, बरी। अशोक चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। आदर्श हाउसिंग घोटाला, ये भाजपा तांडव कर रही थी सड़कों पर इन नेताओं के खिलाफ, इनके भ्रष्टाचारों को, इन सबको वो उठा रही थी। हमारी पार्टी में थे तब अशोक चौहान जी, हेमंत बिस्वा जी और अजीत पवार जी एनसीपी में थे। तब भाजपा तांडव कर रही थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी, ईडी की रेड हो रही थी, संपत्तियां जब्त हो रही थी। आज क्या है अशोक चौहान जी? भाजपा में चले गए। मामले का क्या हुआ? मामला बंद, फाइल बंद, खत्म। नारायण राणे लैंड घोटाला कहाँ है? महाराष्ट्र में भाजपा में चले गए। छगन भुजबल कहाँ है? कौन सा मामला था? महाराष्ट्र सदन घोटाला, करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले ईडी ने दर्ज किए, भाजपा में गए। भाजपा की वॉशिंग मशीन भाजपा में धुल कर सारे दाग भ्रष्टाचार के धुल गए और अब ये
मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, शुभेंदु अधिकारी, प्रफुल्ल पटेल, मुकुल राय, बीएस येदियुरप्पा, नवीन जिंदल, ये सब पर भाजपा ने अपनी इसी सत्ता के दौरान ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई रेड मामले दर्ज हुए। सोच रहा था सजाएं होंगी, भ्रष्टाचार किया है, जांच हो रही है, लेकिन जांच रुक गई और जेल जाने की बजाय भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर सबके सब भाजपा में शामिल हो गए। ये सच्चाई है इस भाजपा की। आज हम लोग आपके बीच में आए हैं। नेशनल हेराल्ड कब का अखबार है? 1937 का। देश की आजादी से 10 साल पहले, देश आजाद होता है 1947 में, अखबार 1937 में बनती है। किस लिए बनती है? अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ आवाज मुखर करने के लिए, देश की आजादी में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देश की भारत मां जब गुलामों की जंजीरों में थी उसे मुक्त कराने के लिए लड़ रहे थे, तब 1937 में पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, रफी अहमद किदवई और देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1937 में एक कंपनी बनाई, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड करके, एजेएल। उसको काम सौंपा कि आप 3 अखबारें चलाएंगे और 3 अखबारें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में छपनी शुरू हुई। हिंदी के अखबार का नाम नवजीवन है, जो आज भी छप रही है। उर्दू की जो अखबार थी उसका नाम कौमी आवाज रखा गया, जो उस समय अखबार छपती थी लेकिन अब सिर्फ ऑनलाइन है। तीसरा अंग्रेजी का अखबार, अंग्रेजों को उंगली की भाषा में समझाने के लिए कि झुकने वाले नहीं है, आजादी हमारा हक है, लेकर रहेंगे। तो अंग्रेजी की नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता सेनानियों ने बनाई और मुखर होकर इसमें आवाज उठानी शुरू की। जब ये अखबार चल रहा था तब आरएसएस थी या नहीं थी? आरएसएस कब बनी? 1925 में आरएसएस थी। आरएसएस क्या कर रही थी? आरएसएस अंग्रेजों की मुखबरी कर रही थी, देश के साथ गद्दारी कर रही थी। जब देश के स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों से लड़ने की एक अखबार चलाकर अपनी बात को रखने की बात कर रहे थे। 1942 में भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में इस अखबार ने अहम भूमिका निभाई। आर्टिकल लिखे जाने लगे, लोगों में क्रांति आनी शुरू हुई और उसी समय इस अखबार पर प्रतिबंध अंग्रेजों द्वारा 1945 में लगा दिया गया। अब ये तीनों अखबारें, कोई विज्ञापन अंग्रेजों की सरकार नहीं देती थी, कांग्रेस की बनाई हुई ये अखबारें थी जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रही थी। कांग्रेस ने तय किया हम इस अखबार को, तीनों अखबारों को चलाते रहेंगे। 100 किश्तों में 90 करोड़ रुपया किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। कैश दिया? नहीं, चेक में दिया। पूरी पारदर्शिता के साथ कांग्रेस ने इस अखबारों को चलते रहने के लिए तब से लेकर 100 किश्तों में चेक के माध्यम से 90 करोड़ दिया। ये कंपनी कर्ज में डूबने लग गई। मदद हम करते रहे कि अखबार चलनी चाहिए, ये देश की धरोहर है, ये अखबार है, 1947 से चल रही है, ये कभी बंद नहीं होनी चाहिए, चलनी चाहिए। और हमने इसको जिंदा रखने के लिए हर भरसक प्रयास किए और उन्हें दी कि अखबार का प्रिंटिंग रुके नहीं। आप भी पत्रकार हैं, आपको पता आपकी तनख्वाहें कहां से आती है? विज्ञापनों से आती है। आपके अखबार छपनी है, आपके वेतन आने हैं, आपकी बिल्डिंग, आपका बिजली, आपका पानी, आपके बिल, आपके सब खर्चे कहां से निकलेंगे? वैसे इस अखबार के हर खर्चे को चलाते रहने के लिए, कर्ज से उभारने के लिए कांग्रेस ने इन्हें ऋण देना शुरू किया। अब ये जो अखबारें हैं कर्ज में डूबने लग गई। अब इन्हें कर्ज मुक्त करने के लिए यंग इंडिया नॉन प्रॉफिट एक कंपनी बनाई जाती है, कानूनी बनाई जाती है, कानून के दायरों में बनाई जाती है। और जितना कर्ज इन अखबारों के ऊपर था, एजेएल के ऊपर था, उस सारे कर्ज को अपने ऊपर ले लिया गया। कंपनी को जो हमारी धरोहर है उसको कर्ज मुक्त कर दिया गया और कर्ज अपने ऊपर ले लिया गया। इसके कौन बने शेयर धारक? इंडिया जो हमारी यंग इंडिया बनी, उसमें हमारे 2 नेता नहीं रहे, मोतीलाल वोरा जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी नहीं रहे। उसके बाद 2 डायरेक्टर और कौन रहे? श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी बने। 2 सदस्य और हैं,
जिसमें सैम पित्रोदा और सुमन दुबे जी, ये 6 लोग शेयरधारक बन गए। इन्होंने जो कर्ज है उसे इक्विटी में बदलकर शेयर लेकर अपने पास रख लिया। क्या वो शेयर को बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते, क्योंकि यंग इंडिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है।